हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का क्लास मैथ क्लास है और ये क्लास नंबर 5 है। इसके पहले भी मैं बहुत सारे क्लास करवा चुका हूँ, जीके का भी, रीजनिंग का भी, मैथ का भी। प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, आप सब जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी चैनल के नाम पर एक टेलीग्राम चैनल भी है। आप अगर सभी क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का। आप लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा भी मैं टेलीग्राम चैनल पर और भी बहुत सारे अपडेट्स देता रहूँगा और आप सभी के लिए एमसीक्यू क्विज भी लाऊंगा। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से चेक करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा भी मैं आप सभी के साथ उधर बातचीत भी करूँगा, ग्रुप कॉल अरेंज करके मैं बातचीत भी करूँगा। तो आप सभी का परेशानियाँ मुझे सुनने को मिलेगा और मैं समाधान आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, आप लोगों को सभी तरीके से मैं गाइड करूँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं इस क्लास में बहुत सारे PYQs लेके आया हूँ, तो अच्छे से समझाऊंगा और आप सब अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये जियोमेट्री का क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ of a rectangular park is 3:8 and the perimeter of the park is 264 meter. Find the area of the park. एक आयताकार पार्क दे दिया गया है। बोला है कि इसका जो लेंथ है, लंबाई, और विड्थ, चौड़ाई है, उसका रेशियो है 3:8 और पेरीमीटर जो है इस रेक्टेंगुलर पार्क का वो है 264 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था पिछले साल। देखो रेक्टेंगुलर पार्क कैसा होता है। ये एक रेक्टेंगल है, हाथ से ड्राइंग कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, और आप लोग समझ लेना। ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये है इनका लंबाई, लेंथ, और ये जो है ये होता है चौड़ाई, विड्थ। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ और विड्थ का रेशियो दे दिया गया। मतलब लेंथ जो है ये 3 के रेशियो में है और विड्थ जो है ये 8 के रेशियो में है। तो ये लेंथ है। तो अगर मैं इसे ड्राइंग करूँ क्वेश्चन के हिसाब से तो ये कुछ ऐसा होगा। ये जो है ये लेंथ है जो है 3 के रेशियो में, और ये जो है ये विड्थ है, ये है 8 के रेशियो में। अब 3:8 दिया है। मैं ये पकड़ लेता हूँ कि ये 3x के रेशियो में है और 8x के रेशियो में है, क्योंकि जो एक्चुअल लेंथ और विड्थ है वो मुझे पता नहीं। तो मैं साथ में ये जो रेशियो दे दिया गया है इसके साथ में एक x लगा लूँगा। ठीक है। तो ये 3x हो गया लंबाई, और चौड़ाई जो हो गया वो 8x हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला है कि जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है इसका जो पेरीमीटर, मतलब पार्क का परिमाप जो है वो 264 मीटर है। अब पेरीमीटर जो है वो लेंथ मतलब लंबाई और विड्थ, चौड़ाई, दोनों को मिलाकर होता है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकलने का जो फॉर्मूला है वो है 2 × L+B। तो पेरीमीटर जो है वो है 2 × L+B। L का मतलब लेंथ, लंबाई, और ब्रीथ का मतलब चौड़ाई जो विड्थ है। इसका जो वैल्यू है वो दे दिया गया 264 मीटर, इक्वल्स टू 264।
तो अब ये वैल्यू पुट कर दो। लेंथ जो है वो 3x है और प्लस में ब्रीथ जो है वो 8x है। इक्वल्स टू क्या हुआ 264। अब 2 इंटू 8 9 10 11 x और 264। फिर यहाँ से मैं x निकालूंगा तो x का क्या होगा, देखो ये 11x है तो x के साथ ये गुना में है। तो अब ये अगर मैं 2 के साथ 11 को गुना कर दूँ तो कितना होगा 22x। तो ये मैं अभी गुना नहीं करूँगा, इसको मैं 264 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 लिख दूँगा। ठीक है, अब 11 से इसको अगर मैं काटूँ कि 264 11 से डिवाइड हो रहा है, जी बिल्कुल, तो ये 4 से चले जाएगा। ओके, तो ये 24 हो गया। 11 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 24 हो गया और 2 से अगर मैं काट दूँ तो 12 हो गया। तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया 12। ओके, अब मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पार्क का एरिया निकलने के लिए बोला है। अब रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे कुछ जगह मिल जाए। रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया। तो ये है लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तब ये वैल्यू मुझे पुट करना है। देखो यहाँ पर मैंने जो रेशियो दे दिया गया था मुझे, इस रेशियो के साथ मैंने x लगाया था। अब ये x का वैल्यू 12 निकल गया। तो ये जो 12 x जो है ये रेशियो नंबर के साथ गुना में है, तो ये x का वैल्यू 12 ये मुझे ये नंबर्स के साथ रेशियो नंबर्स के साथ गुना करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 12 कितना होता है 36 और ब्रीथ जो है 8, तो 8 इंटू 12 कितना होता है 96। अब इसको गुना करो, देखो 6 6 36 का 6 आएगा, यूनिट डिजिट में 6 आया। अब ऑप्शन में चले आओ, ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 यूनिट डिजिट में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपको पूरा गुना करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में टाइम सेव करना है। ओके, यूनिट डिजिट से ही काम चल जाएगा। ओके, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 इफ 2 नंबर्स आर 16 and 24 फाइंड द थर्ड नंबर। जब ये क्वेश्चन एएलपी में आया था, एएलपी मेंस में सीबीटी 2 पिछले साल का ही है। देखो जब भी कभी एवरेज का क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले जितना नंबर दे दिया जाएगा उसका टोटल निकाल लो। यहाँ पे 3 नंबर दिया है, 3 नंबर का बात किया है, मतलब 1 2 3 किसी 3 नंबर है तो 3 नंबर का टोटल निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे लिखो कि टोटल ऑफ 3 कितना होगा। देखो 3 नंबर का टोटल एवरेज इंटू जितना एवरेज दे दिया जाएगा, एवरेज इंटू जितना नंबर का बात करेगा उतना, तो 20 इंटू 3 कितना होगा 60। ये टोटल नंबर है। इसके बाद बोला है कि इफ 2 नंबर्स आर 16 एंड 24, मतलब ये तीनों नंबर में से 2 नंबर बोल दिया तो थर्ड नंबर मुझे निकलने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो 16 और 24 को जोड़ दो, 16 और 24 को जोड़ दो तो 6 4 10 का 0, 1 2 1 3 और 1 4 40। तो ये जो है ये 2 नंबर का टोटल है। ये 2 नंबर से अगर मैं ये तीनों नंबर का जो टोटल नंबर है इसको घटा दूँ तो जितना नंबर बचेगा वही तो थर्ड नंबर है, तो इसको घटा दो क्या होगा 20।
तो यही है थर्ड नंबर। तो मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद ये भी एडवांस मैथ का ही क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का, 3D मेंसुरेशन। देखो क्वेश्चन में बोला है इफ द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 33 सेंटीमीटर एंड विद इज 4 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 7524 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। घनाभ दे दिया गया है क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड का जो लंबाई है वो दे दिया गया है, जो चौड़ाई है वो भी दे दिया गया है, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है मतलब आयतन वो भी दे दिया गया। तो हाइट निकालना पड़ेगा। अब देखो क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है ऐसा। ओके, ये एक 3D डायग्राम है। अब इस क्यूबॉइड का लेंथ दे दिया गया, ये मान लो कि लेंथ है इसका 33 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है विड्थ ये है, ठीक है, तो ये दे दिया गया 4 सेंटीमीटर है, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम दे दिया गया 7524 सेमी क्यूब। ओके, तो हाइट निकलना पड़ेगा, मतलब ये जो हाइट है कितना ऊंचाई हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो वो निकलना पड़ेगा। देखो तो इस क्वेश्चन को पढ़कर आपके दिमाग में आया कि क्या फॉर्मूला लगाना है। जब भी आप जियोमेट्री या 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। लेंथ दे दिया गया, विड्थ दे दिया गया और वॉल्यूम दे दिया गया, तो हाइट निकलना है। तो आपको ये लग रहा है ना कि मुझे वॉल्यूम का कहीं ना कहीं फॉर्मूला पुट करना चाहिए, जो क्यूबॉइड है वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड का क्या है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये लेंथ हो गया लंबाई, ये ब्रीथ हो गया चौड़ाई, और ये हाइट हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो ये लेंथ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर इंटू ब्रीथ 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट मुझे निकलना पड़ेगा, और ये टोटल का जो वैल्यू है वो दे दिया गया 7524, तो ये हो जाएगा 7524। अब देखो, अब ये गुना करने का जरूरत नहीं, ये हाइट इक्वल्स टू ये 33 और 4 गुना में है हाइट के साथ, तो ये जब राइट हैंड साइड में आएगा तो इस नंबर के नीचे चले आएगा, तो 7524 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 4। ओके, अब इस नंबर को मैं 33 से भाग लगाऊंगा, तो 33 से अगर मैं भाग लगाता हूँ तो 75 तक 2 से जाएगा, पहले 66, 6 से 15 9, 2 आया, तो ये अब कितने से जाएगा 2 से ही जाएगा, तो ये 66, 6 से 12 6, 2 और 4, तो ये कितने से जाएगा 8 से, 3 8 24 का 4, 8 में 2, 3 8 24, 25 26, तो ये 8 से चलेगा। ओके, तो 228, 228। अब 4 से मैं काट दूंगा, तो 4 5 20 8 4 7 28, तो इसका जो हाइट आया वो है 57 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 57 सेंटीमीटर। समझ आया?
कैसे सॉल्व होता है? फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आप कोई भी एडवांस मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। बोला है कि द मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा सेट इज 14.2 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा सेट? तो बहुलक का मान दे दिया गया और मध्यिका का मान दे दिया गया, तो मुझे मध्य निकलना है। ये इम्पीरिकल फॉर्मूला लगाकर आपको करना पड़ेगा। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है देख लो। इम्पीरिकल फॉर्मूला, इम्पीरिकल फॉर्मूला जो है वो है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ओके, ये है इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो आप वैल्यू लगा दो 3 मीडियन, तो मीडियन का मान दे दिया गया जो है 60, तो 3 इंटू 60 इक्वल्स टू 2 मीन। ये बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना में है ये, ठीक है। तो 2 मीन, अब मीन मुझे निकालना पड़ेगा मध्य, तो इसको ऐसे ही आप रख दो 2 मीन प्लस मोड दे दिया गया। मोड जो है वो 14.2 है। तो ये आप देखो कि 3 इंटू 60 कितना होता है 180। यहाँ पर प्लस है तो इधर जब आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस हो जाएगा, तो 14.2 इक्वल्स टू 2 मीन। अब ये अगर आप सॉल्व करोगे 180 और 14.2, तो ये 210 के तो 8, हाथ में 1, 4 1 5 5 और 10 5, हाथ में 1 1 2 6 7 8 6 और 165.8, तो 165.8 इक्वल्स टू 2 मीन। अब ये दो जो है ये गुना में है तो इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 165.8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे नीचे गुना में 10 आएगा। देखो ये एक है, पॉइंट के लिए एक आया और एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है इसीलिए एक जीरो आया। अगर यहाँ पे 2 नंबर रहता तो और एक जीरो आता। जितना नंबर रहेगा पॉइंट के बाद उतना जीरो एक के बाद आएगा। ओके, अब ये मैं 2 से काटूँ तो आएगा 8 दुगुना 16, 2 दुगुना 4 5 1 और 9 दुगुना 18, ये आएगा। तो 829 डिवाइडेड बाई 10, इसको मैं ये इक्वल्स टू मीन आया, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि देखो नीचे 10 आया तो एक 10 के लिए पॉइंट इधर चलेगा 82 के बाद, तो मेरा मीन क्या आया, मीन का वैल्यू आया 82.9। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 82.9। ठीक है, समझ आया? इंपीरिकल फॉर्मूला ये है। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछ रहा है, तो आप सब याद रखिएगा, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल ही आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, जियोमेट्री का क्वेश्चन। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 32 सेमी, 60 सेमी एंड 68 सेमी। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर? मतलब एक ट्राइंगल का जो साइड्स का इंफॉर्मेशन है वो दे दिया गया है, तीनों साइड्स का मान। तो क्षेत्रफल ट्राइंगल का निकलने के लिए पूछ रहा है। तो ये वाला ट्राइंगल कैसा होगा? आप देखिए, आप सीधा सीधा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना, जब भी आपको ये किसी ट्राइंगल का 3 साइड का मान दे दिया जाएगा, आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो।
तो ये ट्राइंगल होगा एक ऐसा ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे टाइप का जो ट्राइंगल है इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ओके, तो ये वाला जो नीचे वाला साइड है इसको आप 68 सेमी मान लो, ये वाला जो है इसको आप मान लो कि 60 सेमी, और ये वाला जो है इसको आप मान लो कि 32 सेमी। ओके, अब हेरोन्स फार्मूला जो है, हेरोन्स फार्मूला जो है ये है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है हेरोन्स फार्मूला, इम्पोर्टेंट है, सब याद कर लीजिएगा, या फिर अगर याद नहीं रहेगा तो नोट कर लीजिएगा। सबसे अच्छा है कि आप नोट कर लो, मैं जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ ये आप रिवाइज करते रहना, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हेरोन्स फार्मूला में, इसके पहले आप ये जो विषम बाहु त्रिभुज दे दिया गया है इसके पहले ये निकल, इसका क्षेत्रफल निकलने पहले आपको इसका सेमी पेरीमीटर निकलना है। तो अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? देखो, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको आप a मान लो, ठीक है, ये जो है ये a, ये जो है ये b, और ये जो है ये c। तो a b c का मान है, तो a b c का जो मान है वो है 32, 60 और 68 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा? देखो, 60 और 68 128, 128 और 2 तो 130, 130 और 30 160 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 80। तो सेमी पेरीमीटर मेरा आया 80। ओके, तो ये है सेमी पेरीमीटर मतलब एस का वैल्यू, ठीक है। अब जगह तो बचा नहीं, तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को यहाँ पर वैल्यू पुट करके लगा देता हूँ। तो रूट ओवर एस मतलब 80 इंटू 80 माइनस ए का मान 32 इंटू 80 माइनस 60 इंटू 80 माइनस 68। ओके, तो अब रूट ओवर 80 इंटू 32 से 80 से 32 अगर घटाओगे तो क्या होगा? 2 से 10 गए 8, 1 3 48, 48 इंटू 80 से 60 गया तो 20 इंटू 80 से 68 गया, 80 से 68, 8 से 10 गया 2, हाथ में 6 सा 12। ओके, तो ये हो जाएगा 12। अब देखो, ये जो बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया गया है ना, इसको अब ये जो बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया गया है ना, इसको अब आप छोटा छोटा पार्ट्स कर लो इस बड़े बड़े नंबर का। देखो, ये 80 जो है ये आप 4 से लगा सकते हो, 4 का लॉजिक, सब कुछ 4 से ही जाएगा। तो 4 इंटू 20 80 हो गया। 48 के लिए 4 इंटू 12, 20 के लिए 4 इंटू 5, और 12 के लिए 4 इंटू 3। अब क्या, आप देखो ये जो 20 है, इस 20 को आप, जो बड़ा नंबर है इसको आप और डिवाइड कर लो कि 20 का जो है ये होगा 4 इंटू 5,
और ये 12 जो है इसका होगा 3 × 4। ओके, तो अब ये अब रूट हटा दो, तो रूट जब हट जाएगा तो ये किसी चार को आप कैंसिल कर दो कि 1 4 2 4 चले गए तो 1 4 आया, इनटू यहाँ से ये और एक 4 गया तो 1 4 आ गया। समझ आई ये कैसे हो रहा है कि देखो ये 2 4 है, मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, तो मैं रूट हटा रहा हूँ, जब रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाता है, तो 1 4 आ जाता है। या फिर आप ये भी समझ लो कि √4 इंटू √4, √4 इंटू √4 अगर मैं करूँगा तो 1 4 आएगा। ठीक है, यही लॉजिक, यही पैटर्न सभी नंबर के साथ अप्लाई होगा। ओके, तो ये देखो अब 3 3 गया तो 1 3 आ गया। अब 5 है तो देखो ये 1 1 5 गया तो 1 5 आ गया, और 2 4 बचा है, फिर से 1 1 4 गया तो 1 4 आ गया। तो ये जो टोटल कितना होगा, देखो 4 5 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 4 240, 240 इंटू 4 कितना होगा 960, क्योंकि 4 24 96 और 0 960। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए 960, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ आया? ये है हेरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, ऐसे टाइप के का क्वेश्चन आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ये इसमें बोल रहा है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन एक टाइप के का, और इसके साथ साथ डिस्काउंट भी अप्लाई कर दिया, परसेंटेज भी अप्लाई कर दिया, तो मतलब ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस विथ परसेंटेज आप कह सकते हो। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है कि रोहित एक आर्टिकल खरीदा है 4400 रुपये में, और वो खरीदने के बाद आर्टिकल के ऊपर और भी 3600 रुपये खर्चा किया है। इसके बाद वो जब इस आर्टिकल को बेचेगा तो वो बेचने से पहले कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा सेलिंग प्राइस सेट किया है। ठीक है, जो उनका टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ है उस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा सेलिंग प्राइस का कॉस्ट रखा है, और उस प्राइस के ऊपर वो 19% का सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया है। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो तो जो कॉस्ट प्राइस है, ये बॉट का मतलब खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ये 4400 है। इसके बाद उसने 3600 रुपये और स्पेंड किया इस आर्टिकल के ऊपर, तो ये रोहित जो है ये 3600 रुपये उसका सेलिंग प्राइस नहीं है। ओके, क्योंकि वो तुरंत खरीदने के बाद ही 3600 रुपये और खर्चा किया है। सेलिंग प्राइस वो होता है जब कोई चीज़ मैं आप खरीद कर एक प्राइस पर खरीद कर किसी और प्राइस पे बढ़ा के या कम करके किसी दूसरे को बेचूंगा, तो उसने बेचा नहीं, उसने और भी 3600 लगाया है, तो ये कॉस्ट प्राइस के साथ जुड़ेगा। ओके, तो ये जोड़ दो 0 0 6 4 10 7 में 1 3 और 1 4 4 4 8, तो 8000 हुआ। तो ये 8000 क्या हुआ, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस 8000। तो अब इस जो 8000 है इसके ऊपर उसने 25% का जो प्राइस टैग है वो और भी ज़्यादा किया, 8000 का 25% और भी 8000 के साथ जोड़ दिया, तो 8000 का 25% कितना होता है, तो 8000 इंटू 25/100। देखो परसेंटेज जब भी आएगा ये 25% का मतलब क्या है,
परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये 25 के साथ लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100। ओके, इसे अगर 2% का मतलब क्या है, तो 2 डिवाइडेड बाई 100। ओके, कोई भी नंबर दे दो उसके साथ परसेंट लगा हुआ है, मतलब वो नंबर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब देखो, तो ये काट दो, ये कट गया, तो 8 × 25 करो, 5 8 40 का 0, और 8 2 × 16, 4 20, तो ये 2000, मतलब 2000 और जोड़ दिया, तो 8000 के साथ 2000 और जोड़ दो, तो प्लस 2000, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। इस प्राइस पर जो है उसने सेलिंग प्राइस सेट किया है। ओके, मतलब ये प्राइस टोटल हो गया, अब सेलिंग प्राइस सेट नहीं किया, ये टोटल प्राइस हो गया। ओके, इसके ऊपर उन्होंने डिस्काउंट लगाया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 19% का, तो वो कैसा होगा देखो। इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप वो फॉर्मूला लगा दो, तो आपका एक ही बार में हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस जो है मुझे निकलना है, ये सेलिंग प्राइस, तो एस पी इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मार्क प्राइस आया तो ये हो गया मार्क प्राइस। ओके, ये ही मार्क द प्राइस, ये मार्क प्राइस हुआ, तो एम पी इंटू 1 माइनस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, तो 1 माइनस डिस्काउंट 1, इसको मैं D1 लिख रहा हूँ, डिस्काउंट 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 2 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया फॉर्मूला। ये आपको याद रखना होगा, इस टाइप के का क्वेश्चन अभी कई सारे एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर यहाँ पर और भी एक डिस्काउंट लगा था उसने, तो इंटू 1 माइनस D3/100 होता, जितना डिस्काउंट होगा क्वेश्चन में बोल देगा उतना आपको ये डिस्काउंट लगाना है। ओके, तो देखो ये मार्क प्राइस जो है ये 10,000 हो गया, इंटू अब 1 माइनस ये 19% मतलब 19%, तो यहाँ पे होगा 19/100। ओके, तो मैं कुछ स्टेप्स जंप कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो 19/100 होगा, तो ये क्या होगा 100 माइनस 19। ओके, तो 100 माइनस अगर 19 होगा तो कितना होगा 81/100। अगर 100 से 19 को माइनस करोगे तो कितना होगा 81/100 इंटू 81/100, ये भी सेम है 19 का ही, तो ये आप काट दो, 100 0 0 कट गया और यहाँ से 0 0 कट गया, तो अब 81 इंटू 81 कर दो, 81 इंटू 81 कितना होगा 81 एकम 81 इंटू 8 1 8 और 8 8 64, तो लास्ट में 1 आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से ही मेरे आंसर चले आया। ओके, आप अगर प्लस करके देखना चाहते हो पूरा जोड़ के तो आप देख सकते हो, यही आंसर आएगा। तो 6,561 ये इनका फाइनल सेलिंग प्राइस है। ओके, तो अगर एग्जाम में पूछे तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ टोटल, तो आप क्या निकालोगे कि इनका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो इनका अगर प्रॉफिट आपको निकालना है कितने का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो सेलिंग प्राइस है यहाँ से कॉस्ट प्राइस को घटा दो। अगर आप देखोगे इनका प्रॉफिट नहीं हुआ, इनका प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि इनका टोटल जो कॉस्ट प्राइस था ये 8,000 था, और सेलिंग प्राइस जो है ये 6,561 है डिस्काउंट देने के बाद, तो इसने लॉस किया है। अब कितने का लॉस किया, 8,000 से अगर आप 6,561 को माइनस कर दोगे तो लॉस अमाउंट निकल आएगा। 1 से 10 जाएगा तो 9, हाथ में 1, 6 और 1 7 और 10 3, हाथ में 1, 5 और 1 6 10 4, हाथ में 1 7 8, तो 1,439, 1,439 का लॉस हुआ है। ठीक है,
पर क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पूछा था, तो सेलिंग प्राइस मेरा निकल गया, जो कि है ये। चलो, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये जो है, ये वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कैन ले ए रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशंस in 8 days and B can do the same job in 24 days. With the help of C, they can do the job in 3 days. C alone can do the job in, मतलब एक रेलवे ट्रैक को बिछाना है, तो ए जो है ये 8 दिन में कर सकता है, बी जो है ये इसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और सी का मदद से ये तीनों मिलकर ये काम को 3 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो अगर सी का बात आए कि सी अकेले में इस काम को कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे? देखो, ए का बोल दिया 8 डेज, बी का बोल दिया 24 डेज, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलाकर है 3 डेज। तो मुझे 8, 24 और 3 तीनों का ही एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर मैं टोटल वर्क निकल सकता हूँ। 8 से दे दो, 8 एकम 8, 3 8 24, और 3 यहाँ पर है तो 3 से अब जाएगा, तो 3 एकम 3, तो 3 8 24। तो टोटल वर्क जो हो गया 3 8 24, और नीचे सब एक है तो 24 एकम 24 ही होता है। तो ये मेरा टोटल वर्क निकल गया। अब मुझे एफिशिएंसी निकालने पड़ेगा, ये तीनों लोगों का जो है एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो देखो, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? ए का एफिशिएंसी है टोटल वर्क, ये जो टोटल वर्क है 24 डेज, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रहा है, डिवाइडेड बाय 8। तो 8 से आप 24 को काट दो, 3 आएगा। इसके बाद बी का एफिशिएंसी टोटल वर्क 24 डिवाइडेड बाय 24 डेज, तो 24 गया, 1 आया। अब तीनों का एक साथ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक साथ एफिशिएंसी कितना है? टोटल वर्क 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 24। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है ना टोटल वर्क का, ये एक मदर फॉर्मूला है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। ओके, आप याद रखिएगा कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क, ये है मदर फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यही से ये आया कि मुझे एफिशिएंसी निकालना था, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय अगर मैं टाइम करूँ तो मेरा एफिशिएंसी आएगा, तो यही हुआ यहाँ पर। अब देखो, मुझे ये निकालना पड़ेगा सी का कितना दिन टाइम लगेगा। तो सी का टाइम निकालने के लिए मुझे एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूंगा सी का, तो ई क्या आ जाएगा, नीचे में आएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब सी का एफिशिएंसी मुझे निकालना पड़ेगा, इसके लिए जो मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया कि सी का एग्जैक्ट एफिशिएंसी कितना है। ये जो है ये तो टाइम लग गया है तीनों का एक साथ मिलाकर, तो सी का एफिशिएंसी नहीं आया। ये जो एफिशिएंसी आया यहाँ पर, ये तीनों का एक साथ मिलाकर एफिशिएंसी आया, ए प्लस बी प्लस सी। मुझे अकेले में सी का निकालना पड़ेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, अगर ये तीनों का एफिशिएंसी जो है, यहाँ से अगर मैंने ए और बी का मिलाकर जो एफिशिएंसी है, इन दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी, वो मैं अगर माइनस कर दूँ तो सी का एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा? ये जो है 8 से मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों का एफिशिएंसी को जोड़कर, तो 3 + 1 क्या होता है 4, तो 4 से 8 गया तो क्या रहेगा 4, तो सी का एफिशिएंसी 4 है। अब मैं सी को कितना टाइम लगेगा ये मैं निकल सकता हूँ। तो सी का टाइम जो है टोटल वर्क 24 डिवाइडेड बाई सी का एफिशिएंसी 4,
तो 4 6 24, यहाँ पर आया 6 डेज। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सी को 6 दिन टाइम लगेगा ये काम करने के लिए। ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए स्फीयर इज ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये भी एडवांस मैथ का ही क्वेश्चन है, तो एसएससी सीपीओ में आया था ये क्वेश्चन। देखो स्फीयर क्या होता है, गोला, कि ये एक गोला हो गया, इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो ये है रेडियस इस गोले का, त्रिज्या, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है ये निकलना है। तो स्फीयर का आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है, आपको कुछ और नहीं सोचना, ठीक है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो लिख देता हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके। इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है 4πr²। ये होता है फॉर्मूला स्फीयर का सरफेस एरिया निकलने का, ये आपको याद रखना है। तो अब इस पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा कि 4 इंटू, देखो पाई में जैसा है वैसा ही रख दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई जैसा है वैसा ही रख दिया ऑप्शन में। तो 4 पाई इंटू, अब आर का मान मुझे बोल दिया जो रेडियस है त्रिज्या, तो 5 स्क्वायर, ओके। तो 5 स्क्वायर करके मुझे कितना होगा 25, तो 4 25 कितना होता है 100। तो इसका आंसर जो आएगा वो है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया? सिर्फ यहाँ पर प्योर फॉर्मूला का ही क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। राकेश इन्वेस्ट्स ए सम ऑफ 5,000 एंड शिवम इन्वेस्ट्स ए सम ऑफ 9,000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। मतलब राकेश ने 5,000 इन्वेस्ट किया है और शिवम ने 9,000 इन्वेस्ट किया है सेम रेट पर, ये सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट के साथ 1 साल में, पर एनम 1 साल के हिसाब से। तो बोल रहा है कि इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद शिवम को 360 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे राकेश से ज़्यादा मिला, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, हर एक साल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको मैथ में क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या पूछ रहा है, क्या मुझे करना है। तो देखो, तो यहाँ पर राकेश का जो है, राकेश का आप एसआई का फॉर्मूला लगा दो, कि जो एसआई का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो है पी इंटू आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, PRT डिवाइडेड बाई 100। पी का मतलब है प्रिंसिपल, आर का मतलब है रेट, और टाइम का टी का मतलब है टाइम डिवाइडेड बाई 100। देखो प्रिंसिपल बोल दिया 5,000 राकेश के लिए, तो राकेश का 5,000 इंटू रेट मुझे निकलना पड़ेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकलना पड़ेगा, तो इसको आर ही रख दो, इंटू टाइम। देखो टाइम दोनों के लिए ही 3 साल है, इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 0 0 काट दो, तो ये कितना हुआ 150, 150 आर, मतलब 150 इंटू आर, ओके। अब ये शिवम के केस में आओ, इस शिवम का केस जो है यहाँ पर भी PRT का फॉर्मूला लगा दो, तो SI इक्वल्स टू, शिवम के केस में प्रिंसिपल 9,000 है, इंटू रेट बोल निकलना पड़ेगा, तो रेट को आर ही रहने दो, टाइम जो है सेम है 3 ईयर्स का, तो डिवाइडेड बाई 100।
अब 0 0 काट दो, तो यहाँ से मुझे क्या आया 270, 270 आर। अब देखो, अब बोला है कि शिवम 360 रुपये राकेश से ज़्यादा मिला है शिवम को, ठीक है, ब्याज 360 रुपये का ज़्यादा ब्याज मिला है राकेश से। तो मैं ये ऐसा कर सकता हूँ कि 270 आर माइनस 150 आर इक्वल्स टू 360। मैं यही करूँगा कि 270 आर माइनस 150 आर इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से मैं ये आर को माइनस कर दूँ। 270 से अगर मैंने 150 को घटाया तो क्या आया 120, 120 आर इक्वल्स टू 360। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो ये आर के साथ 120 गुना में है, तो 360 डिवाइडेड बाई 120 में कर सकता हूँ। तो आर का मान क्या आएगा 360 डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जब राइट हैंड साइड में आएगा और ये गुना में है तो डिवाइडेड हो जाएगा। 0 0 काट दो और 12 से 36 गया तो 3 आया। तो इसका मतलब रेट जो है वो 3% है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम, ये दोनों को ही मिला है, राकेश को और शिवम को। ओके, समझ आया? बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन एक और एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ये क्यूब का है, 3D मेंसुरेशन। द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द क्यूब? देखो क्यूब कैसे होता है, क्यूब होता है कुछ ऐसे टाइप का, जो लूडो होता है ना, लूडो, और लूडो का जो हम छक्का मारते हैं जिससे, वो तो एक क्यूब ही है। तो वही है, ये क्यूब ऐसा होता है, ये 3D डायमेंशन है। ओके, तो इस क्यूब का बोल दिया जो डायगोनल है, डायगोनल का मतलब विकर्ण। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है डायगोनल। ठीक है, तो इस डायगोनल का जो वैल्यू है वो बोल दिया 2175। तो क्यूब का डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पहले मुझे लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला का मान है 2175। तो स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, देखो क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। तो क्यूब का जो डायगोनल है वो है, डायगोनल का फॉर्मूला √3 है। अब इसका स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर मैंने किया, इक्वल्स टू ये अब वैल्यू मान है इसका 2175। अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ कि √3 इंटू ए, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2175। तो √3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। तो इक्वल्स टू क्या होता है 3, तो ये 3 आया इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2175। अब ए स्क्वायर का मान क्या आएगा 2175 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 गुना में है, राइट हैंड साइड में आया तो डिवाइड हो गया। तो 3 7 21, 3 दूना 6, 7 1 15, 3 5 15। तो ए स्क्वायर का मान मेरा क्या आया 725। अब देखो, अब बोला है कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो TSA क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ओके, ये जो है √3a, ये है क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल, ठीक है, और ये है टोटल सरफेस। तो 6 इंटू, देखो ए स्क्वायर का मान मेरा निकल चुका है, तो 6 इंटू 725।
अब 6 इंटू 725 करोगे तो 5 6 30 का जीरो, यूनिट डिजिट जीरो है। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 5 6 30 का जीरो, हाथ में 3, तो 6 दूना 12 13 14 15 का 5, हाथ में 1, तो 6 7 42 और 1 43, 4350। इट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4350 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ आया? ये दो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, नोट कर लो, रिवाइज करते रहना, ठीक है? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, डिविजिबिलिटी रूल पर। इफ द 8 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 9 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इज। मतलब ये एक नंबर दे दिया गया, ये एक 8 डिजिट का नंबर है, 8 अंकों का नंबर, जो कि 9 से विभाजित होगा। तो ये पी का जो वैल्यू है, ये बीच में जो पी है, ये पी का जो वैल्यू है ये क्या है, ये ऑप्शंस में से निकल के आपको बताना पड़ेगा। एनटीपीसी में आया। देखो तो ये पहले आप इस नंबर को ये आप अपनी मुंह से ही कर सकते हो। देखो जब भी कभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पूछेगा तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, याद रखिएगा 3 और 9, हमेशा ये दोनों केस में जो भी नंबर दे दिया जाएगा आपको वो प्लस करना है। तो आप लिख लो यहाँ पे कि प्लस द डिजिट, प्लस द गिवन डिजिट। प्लस को आप ये कर सकते हो कि ऐड, ठीक है? इसका मतलब है ये प्लस प्लस करना पड़ेगा जो भी डिजिट दे दिया जाएगा 3 और 9 के केस में। तो ये आप जोड़ लो आपस में कि देखो 3 और 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 9 कितना होगा 24, 24 और 9 कितना होगा 33। तो टोटल 33 आया। अब मुझे पी का वैल्यू निकलना है, तो मैं 33 के साथ और कितना नंबर ऐड करूंगा, प्लस करूंगा, ताकि एक नंबर आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा। देखो 9 का अगर मैं घर याद करूं तो 9 एकम 9, 9 दुगुना 18, 3 9 27 और 4 9 36। तो यहाँ पर 4 9 36 जो कि डिविजिबल है और 3 9 27 वो भी डिविजिबल है। तो मेरा नंबर क्या है 33 है, 27 तो नहीं है। तो इसके बाद 4 9 36 है, तो मुझे +3 करना पड़ेगा। ओके, तो क्या आएगा 36 आएगा। तो 36 डिविजिबल है, तो मेरा नंबर कितना आया 3 आया। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 3। ये पी का जो वैल्यू है ये 3 आएगा, ठीक है? यही पी का वैल्यू है। समझ आया कैसे हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नंबर डिजिट का ही क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है, ये आरआरबी जेई में आया। इफ 2 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number इतना। देखो ये जो नंबर दे दिया गया पहले इसको लिख लो इस टाइप के क्वेश्चन में कि 2 6 8 7 5 3 और 1। इस नंबर पे बोला है कि हर एक ऑड डिजिट से 2 ऐड करना होगा हर एक ऑड डिजिट पर। तो पहले इवन और ऑड आपको पता होना चाहिए। इवन जो है, इवन नंबर वही नंबर है जिस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर उसका जो भागशेष है वो 0 आता है, मतलब वो विभाजित होता है। जो नंबर 2 से विभाजित होता है वो होता है इवन नंबर, और जो नंबर को 2 से
डिवाइड करने पर भागशेष आता है कोई ना कोई नंबर, तो वो होता है ऑड नंबर, मतलब 2 से डिविजिबल, 2 से विभाजित नहीं होगा वो नंबर, वो है ऑड नंबर। ओके, तो 2 खुद एक इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 8 2 से विभाजित होता है तो इवन नंबर है, पर 7 5 3 1 ये चारों नंबर जो है ये ऑड नंबर है, क्योंकि ये चारों नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा, भागशेष आएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि हर एक ऑड डिजिट पर 2 ऐड करने के लिए बोला है, तो +2 लिख दो, +2 लिख दो, +2 +2। और हर एक इवन नंबर पर, इवन डिजिट पर क्या बोला है कि एक घटाना है हर एक इवन डिजिट से, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 और 8 के लिए -1। ओके, तो अब वैल्यू कितना आएगा, 1 से 2 गया 1 आया, 1 से 6 गया तो 5 आया, 1 से 8 गया तो 7 आया। अब 7 से 2 जो हुआ तो ऐड हुआ तो 8 9, और 5 से 2 जोड़ गया तो क्या होगा 7 3 4 5 और 2 और 1 3, तो ये आया मेरा फाइनल डिजिट। अब मुझे बोला है कि देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म, मतलब ये जो नंबर नया आया है इस नंबर पर कितने ऐसे डिजिट है जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपको देखना है। देखो एक जो है ये एक ही बार आया तो ये कट गया, 5 5 जो आया ये 2 बार आया तो ये हो गया 5 5 2 बार आया है। अब देखो 7 7 भी 2 बार आया है। अब देखो 9 9 2 बार नहीं है तो ये कट गया, 3 देखो 2 बार नहीं है तो ये कट गया, तो मेरा जो है ये 7 और 5 ये 2 बार आया, मतलब 2 नंबर 2 डिजिट 2 डिजिट मोर देन वंस अपीयर हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी 2 हो जाएगा। ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेशियो का क्वेश्चन है। 2 numbers are respectively 30% and 80% more than a third number, the ratio of the two numbers is, मतलब 3 नंबर है, ठीक है 3 नंबर है 1 2 3, टोटल 3 नंबर है। इन तीनों में से जो थर्ड नंबर है ये थर्ड नंबर से पहला 2 नंबर जो है वो 30% और 18% ज़्यादा है, तो उन दोनों नंबर का जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है उन दोनों नंबर का रेशियो कितना है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो थर्ड नंबर को मैं देखो थर्ड नंबर को मैं 100 पकड़ लेता हूँ, जो थर्ड नंबर है इसको मैं 100 पकड़ लेता हूँ, ठीक है लेट 100 मान के करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोला है कि थर्ड नंबर से पहला नंबर जो है वो 30% ज़्यादा है। अब 100 का अगर 30% करोगे तो कितना आएगा, 30 आया। तो फर्स्ट नंबर जो है वो सॉरी ये 300 नहीं होगा 30 होगा, तो फर्स्ट नंबर जो है वो 100 + 30, क्योंकि 30 ज़्यादा है थर्ड नंबर से, तो 100 + 30 कितना होगा 130। और सेम तरीके से सेकेंड नंबर 18% ज़्यादा है, तो 100 का 18% कितना होगा 18 होगा, तो सेकेंड नंबर 100 + 18 कितना होगा 118। और क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों नंबर का मुझे रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब ये इस टू में, ठीक है रेशियो निकालना है, तो अब मैं रेशियो लगा दूंगा इन दोनों नंबर का कि 130:118। तो ये अगर मैं डिवाइड करूँ तो पहले मैं 2 से देख लूँ, 2 से कितना होगा 6 दूगुना 12, 1 तो 10, 5 दूगुना 10 और 5 दूगुना 10 1 9 दूगुना 18, तो ये कितना हुआ 65:59, ये फर्दर डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन में चलूँगा, ऑप्शन बी में है 65:59, 65:59, तो यही है मेरा राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब ये क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है,
द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर in 20 matches is 40 runs. If his highest score in a match was 78 runs, what is the average of his scores in the remaining 19 matches? एक क्रिकेटर है, इनका 20 मैचेस में, टोटल 20 मैचेस का जो एवरेज स्कोर है वो 40 रन का है, और इनका एक मैच पर हाईएस्ट स्कोर जो है, सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो है 78 रन। तो इनका जो बचा हुआ 19 मैच है उसमें एवरेज स्कोर कितना है ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि एवरेज के क्वेश्चन में सबसे पहले आप टोटल निकाल दो, कितने का टोटल बोल रहा है। तो 20 मैचेस का जो एवरेज है वो दे दिया गया 40 रन का, तो 20 मैचेस का टोटल मैं निकाल सकता हूँ। तो टोटल ऑफ 20 मैच, टोटल ऑफ 20 मैच कितना होगा 40, ये एवरेज जो है 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा 800। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि रिमेनिंग जो 19 मैच है, बचा हुआ 19 मैच का एवरेज निकालने के लिए, एवरेज को निकालने के लिए तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो एक मैच है, एक मैच का हाईएस्ट स्कोर 78 दे दिया गया है। तो अगर मैं ये 78 यहाँ से माइनस कर दूँ 800 से, तो मेरा 19 मैच का टोटल स्कोर निकल आएगा, क्योंकि एक मैच का स्कोर 78 है, ये तो इसमें इंक्लूडेड है ना। टोटल 20 मैच है, एक मैच का स्कोर दे दिया है 78, तो वो ये टोटल या 800 में इंक्लूडेड है। तो यहाँ से मैं अगर 78 को माइनस कर दूँ तो मुझे जो 19 मैच का टोटल स्कोर निकल आएगा। तो 8 से 10 गया 2, हाथ में 1, 7 और 1 8 से 10 गया 2, हाथ में 1, 1 से 8 गया तो 7, 722। तो ये टोटल स्कोर ऑफ 19 मैच 722 है। अब मैं ये 19 मैचों का एवरेज आसानी से निकल पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये टोटल स्कोर को 19 से डिवाइड कर दूँ, भाग लगा दूँ, तो मेरा एवरेज निकल के चले आएगा। तो एवरेज ऑफ 19 मैच क्या होगा 722 डिवाइडेड बाई 19, तो कितना होगा। देखो 19 से अगर मैं 722 को भाग लगाऊँ तो 3 से जाएगा पहले 57, क्योंकि 4 19 76 हो जाता है, तो 3 19 57, 7 से 12 जाएगा तो 5 आएगा, हाथ में 1, 5 और 1 6 से 7 गया तो 1। अब देखो 152, तो ये अब कितने में जाएगा 8, क्योंकि 8 9 72 का 2, हाथ में 7, तो 8 1 कम 8, 8 और 7 कितना होगा 15, तो ये मेरा चले गया तो 38। ठीक है, ये 38 है, मतलब 19 मैचों का जो एवरेज स्कोर है वो है 38। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ आया। तो ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन फिर से एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, क्यूब मतलब 3D मेंसुरेशन का। देखो, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। मतलब क्यूब का जो आयतन है वो निकलने के लिए पूछ रहा है, और क्यूब का मुझे क्या दे दिया, क्यूब का जो साइड है उस साइड का लेंथ दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। क्यूब का जो वॉल्यूम निकलने का फॉर्मूला है वो है ए क्यूब, ए क्यूब। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आप सबको कि ए क्यूब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब इसमें देखो, साइड का जो मतलब है, साइड मतलब ए है। ठीक है, ये ए है, ए मतलब साइड क्यूब का, जो कि है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा
तो ये 8 का क्यूब कर दो। अब ए का मान जो है वो 8 है, क्वेश्चन में दे दिया, तो 8 क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब है 512। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान था। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में आया था। चलो नेक्स्ट। तो आज का क्वेश्चन यही तक था। आप सभी को ये क्लास यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अच्छे से जो भी मैंने करवाया, जो भी मैंने समझाया इस क्लास में, वो सब आप समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहना इस टाइप का क्वेश्चन। और फार्मूला जो भी मैंने बताया वो आप सब नोट कर लीजिएगा और उस फार्मूला का रिवाइज करते रहना बार बार, ठीक है? तो आप सबको याद हो जाएगा। कमेंट में बता देना आज का क्लास कैसा लगा, और मैं और भी क्लास लाता रहूँगा ऐसे ही, मैथ का क्लास, जीके का क्लास, रीजनिंग का क्लास। चैनल पर और भी सारे क्लास है, आप सब चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे से खाते पीते रहना, पॉजिटिव हमेशा रहना। ज़िंदगी वैसे भी नेगेटिव चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, तो खुद को अगर आप पॉजिटिव नहीं रखोगे तो कैसे जी पाओगे? पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करोगे तभी आप, मेहनत आपका सफल होगा। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। आपका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो आपको खुद ही चल कर जाना पड़ेगा। तो वीडियो अगर, ये क्लास अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, जो भी आपके मित्र हैं उन सभी के साथ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर देना। कमेंट में आप मुझे अगर कुछ सजेशन देना है तो वो भी बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो आप तो कर लेना यार, इतना मेहनत कर रहे हो आप सभी के लिए। जो भी नए हो आप लोग चैनल पे, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप सबको जो जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। जाते जाते आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कि थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। हमेशा बड़ा सोचो, छोटा नहीं समझने का। ज़िंदगी हमारा छोटा नहीं है, ज़िंदगी बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा सोचोगे तो तभी आपके अंदर वो इच्छा आएगा, वो एक जुनून जगेगा कि मुझे करना है यार, एक ही ज़िंदगी मिला है, दूसरा जन्म होगा या नहीं तो पता नहीं, तो कुछ अच्छा करके जाना है ज़िंदगी में। इसीलिए बड़ा सोचो, छोटा सोचोगे तो कभी बढ़ नहीं पाओगे जीवन में। और खुद पर विश्वास रखो, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास रखो, खुद को विश्वास करो कि यार मैं कर पाऊँगा, मुझे करना है, और मेक इट हैपन। मतलब इसको बस आप कर दो, इसको अपने जीवन में आप अप्लाई कर दो, ठीक है? तो यही था। चलिए अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। भगवान आप सभी का मंगल करे, महादेव आप सभी के ऊपर कृपा करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।